स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी, नेट या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज के आधार पर आपको भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास को व्याख्यात्मक रूप में पढ़ाया जाएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वह उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह किसकी रचना है? तो यह सबसे पहले ग्रियर्सन की रचना है। किसका रचना है? ग्रियर्सन का रचना है। इसका रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल आपको पता होना चाहिए 1888 ईस्वी है। कब है? 1888 ईस्वी है। अगर आपसे पूछा जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ क्या है, तो आपका सही जवाब होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। अगला देखिए, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि ग्रियर्सन का जो ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया है। यह आपसे पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसका ग्रंथ है? तो आपको पता होना चाहिए यह ग्रंथ किसका है? किशोरी लाल गुप्त जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। यह किसका अनुवाद है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का यह क्या है? हिंदी अनुवाद है। अगला देखिए, ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे वह कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस आधार पर किए थे? तो कालक्रमानुसार वर्गीकरण किए थे। और किसके आधार पर? प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने किया था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गार्सा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था, लेकिन ग्रियर्सन ने किस पद्धति को अपनाया? कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाया था। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। ग्रियर्सन जी ने विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियाँ, उस युग की क्या काव्य की प्रवृत्तियाँ थी उसको व्याख्या करते हुए उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा का स्रोत जो था उसका उद्घाटन करते हुए इन्होंने इस पुस्तक में कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाया था और प्रवृत्तियों के आधार पर ही इन्होंने वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर? कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। यह जो इनका ग्रंथ है इसमें विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक, उसमें काल को विशेष रूप से आधार बनाकर काल विभाजन
किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया। इन्होंने भाषा के दृष्टि से ही इसका क्षेत्र निर्धारण किया था, जिसके आधार पर संस्कृत को, प्राकृत को एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू भाषाओं को अलग अलग करने का काम किया था। किसने? ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किसके आधार पर किया था? इन्होंने सबसे पहला नाम दिया था चारण काव्य। उसके बाद धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में वर्गीकरण किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आगे देखिए, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी काव्य को स्वर्ण युग किसने कहा, या आपसे इस तरह से पूछा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो सर्वप्रथम स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि स्वर्ण युग और किसने कहा था, तो स्वर्ण युग श्याम सुंदर ने भी कहा था। इन दोनों ने कहा था। सबसे पहले ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा था, और उसके बाद श्याम सुंदर ने भी इसे स्वर्ण युग कहा था। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। यह तो बहुत से परीक्षाओं में पूछा ही गया है कि मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए यह रचना मिश्र बंधु विनोद की है। यह कैसा ग्रंथ है, तो यह एक इतिहास ग्रंथ है। ये जो मिश्र बंधु थे ये 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे, जिनमें इनके पहले भाई का नाम गणेश बिहारी, दूसरे का श्याम बिहारी, तीसरे का सुखदेव बिहारी मिश्र नाम था। आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन से कवि शामिल नहीं है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों शामिल हैं। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है जिसे आप चुनाव करके सही जवाब लगा सकते हैं। इसे याद कैसे करेंगे? तो इसे याद कर सकते हैं गणेश, श्याम, सुखदेव। क्या याद करेंगे? गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं गणेश, श्याम, सुखदेव। यानी गणेश भगवान का आराधना कर लीजिए, श्याम अर्थात श्री कृष्ण का आराधना कर लीजिए। इनसे कहिए कि हे गणेश श्याम, आप हमें सुख दें। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, भूलेगा नहीं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ रचा था, यह पूछा जाता है कि कितने भागों में था, तो यह मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में था। कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में विभक्त था, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। यह 4 भागों में विभक्त था। इसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। और इसके चौथा भाग का जो प्रकाशन हुआ था यह 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4591 कवियों का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए लगभग कितने कवियों का वर्णन है, तो आपके ऑप्शन में 5000 भी दिया रहता है। तो इन दोनों में से एक सही है। अगर पूछा जाए कितने कवियों का वर्णन है, तो 4591। अगर यह पूछा जाए लगभग कितने कवियों का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। यह किसका ग्रंथ है? यह
मिश्रबंधु का विनोद है। मिश्रबंधु कितने भाई थे? तो आपको पता होना चाहिए, मिश्रबंधु 3 भाई थे। कौन कौन से? श्याम, गणेश, सुखदेव नाम से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह जो मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ है, इसमें जो ऐसे कवि थे जो अज्ञात थे, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ऐसे कवियों को और ऐसे कवियों से संबंधित साहित्यिक रचनाओं को इस में प्रकाशित करने का काम किया गया है। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। जो मिश्रबंधु विनोद है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि पहला भाग 1913 में और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। इस बुक को कितने भागों में बांटा गया? तो मान लीजिए यह आपका एक बुक है, इसके 4 भागों में बांटा गया। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, या 3 भाग हो गया, या 4 भाग हो गया। 4 भागों में बांटा गया। कौन सा? मिश्रबंधु विनोद। लेकिन यहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रबंधु विनोद ने काल विभाजन कितने आधार पर किया है? तो काल विभाजन इन्होंने 5 आधार पर किया था। कितने? 5 आधार पर किया जाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पूछा जाए मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 4 भागों में बांटा गया है। या अगर पूछा जाए मिश्रबंधु विनोद ने कालक्रम का विभाजन कितने आधार पर किया है, तो 5 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया जाता है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गलत भी करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। जो रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा था, वह अगर वैज्ञानिक और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वह एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी और सर्वसम्मत के अनुसार भी सबसे अच्छा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। किसके द्वारा रचित? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इतिहास ग्रंथ था, उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। इसका किस भूमिका में प्रकाशन हुआ था? तो आप याद रखेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से यह प्रकाशित हुआ था। और किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का विकास। किस भूमिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। किस भूमिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास किसका ग्रंथ है? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। जिसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूज होता है, कोई भी दिक्कत रहता है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।